नमस्कार, मैं सुजल दवे। कोई अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता है क्या? पर पिछले 10 सालों से मैं अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता हूं। शायद मैं किसी को कहूं कि मेरा नाम सुजल दवे है तो लोग समझते हैं कि मैंने अधूरा बोला है। नमस्कार सुजल दवे, ये शायद मेरा पूरा नाम हो गया है। आप इसे प्रोटोकॉल समझिए, मेरी पहचान समझिए या मेरी मजबूरी समझिए, लेकिन मुझे अब अपने नाम के आगे नमस्कार लगाना ही पड़ता है। ये नमस्कार ऐसे ही नहीं लगा, इसके पीछे एक कहानी है। और पिछले दिनों जो घटना घटी, तो मेरे एक अच्छे मित्र ने मुझे एक सलाह दी कि हो सके तो अपने आप को तू यूट्यूब के तहखाने में बंद कर ले। भले ही कोई ऐसी घटना नहीं है या ऐसा कोई सफर नहीं है जिसे किसी को प्रेरणा मिले, लेकिन मेरी दिल से इच्छा है कि अपने आप को तू यूट्यूब के तहखाने में बंद कर ले। तो आज उन्हीं को डेडिकेट करते हुए मैं सुजल दवे के आगे नमस्कार कैसे लगा उसकी शुरुआत करता हूं। शुरुआत में मैं एक लाइन आपको कहने जा रहा हूं, हो सके तो अपने जीवन में उतार लीजिएगा। याद रखिएगा कि स्ट्रगल कभी किसी का एक्सक्लूसिव नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर स्ट्रगल करता है, कर चुका है या कर रहा होगा। स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। हमारी लड़ने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाए और अपने आप को एक दिलासा दे के हम ये कह दें कि अब मेरा स्ट्रगल खत्म हो गया है, वो अलग बात है। लेकिन 24 साल की पत्रकारिता के बाद मुझे इतना तो पता चला है कि स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। जब तक आप जिंदा है, आपके साथ आपका हमदर्द, आपका साथी बनकर अगर कोई चलता है तो वो होता है आपका स्ट्रगल, आपका संघर्ष। वो बहुत कम लोग होते हैं जिसे आप आम जुबान में कहते हैं कि बोर्न विथ सिल्वर स्पून। कभी उन लोगों के जीवन में भी झांक के देखिएगा, बचपन में ना सही, जवानी में ना सही, लेकिन एक एज आएगी उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो है उसे बढ़ाने के लिए या जो है उसे टिकाए रखने के लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। आम आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए, एक मुकाम से दूसरी मुकाम पे पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल कभी किसी का एक्सक्लूसिव नहीं होता। तो मेरा स्ट्रगल कोई इतना एक्सक्लूसिव नहीं है कि जिसके ऊपर आप दर्शक कोई थीसिस लिख ले या कोई छात्र ऐसा कहे कि मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं था तो मैंने इस पर पीएचडी कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। मेहरबानी करके ना मैं ऐसा कोई भ्रम पाल के बैठा हूं और ना ही आप ऐसा कोई भ्रम पालिएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं और जिसके लिए मैं आज यहां पर रूबरू हो रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा स्ट्रगल कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। बचपन में ही स्ट्रगल की शुरुआत हो गई थी, लेकिन जीवन के इस बदलाव को स्ट्रगल कहा जाएगा ये हमें पता नहीं था। तो जैसे तैसे बदलाव के साथ हम भी बदलते गए। एक छोटे से गांव में पढ़ाई लिखाई की, शहर आ गए अहमदाबाद में किस्मत आजमाने के लिए। सभी लोग गांवों से निकलकर, आप देखेंगे तो 1985 का ये दौर था। जहां तक मेरी गलती नहीं हो रही, 1984 1985 का ये दौर था। कई लोग गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे थे। उनमें से हमारी किस्मत भी हमें उसी तरफ ले आ रही थी और हम भी अहमदाबाद की ओर आ रहे थे। छात्रकाल में शिक्षा यहाँ पर पूर्ण हुई, छोटी मोटी नौकरी खत्म की। 12वीं जैसे ही खत्म की तब तक तो छोटा मोटा कमाना सीख गए थे। घर की ज़रूरत ऐसी थी तो कुछ ना कुछ रास्ते निकालने पड़ते थे आमदनी के लिए, हमारी फीस के लिए वगैरह वगैरह। जैसे कॉलेज पहुंचे, आप मानोगे मैं अहमदाबाद के नरोडा विस्तार में रहता था और मेरा कॉलेज था गुजरात कॉलेज। मैं जिस दिन पहली बार गुजरात कॉलेज आया, आप बिलीव नहीं करोगे जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं अहमदाबाद में पला बड़ा था, फिर भी जब पहले दिन गुजरात कॉलेज आया तो मुझे लगा ओ माय गॉड, मैं कौन से शहर में आ गया हूं। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि साबरमती नदी के इस पार एक शहर बसता है।
जो अहमदाबाद का ये किस्सा है, ये मैं नहीं जानता था। शायद मैं मेरे पेरेंट्स के साथ आया होऊंगा या कोई लेके आया होगा, बचपन था, मेरी स्मृति में नहीं है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जिस दिन मैं गुजरात कॉलेज आया तो मैं ब्रिज के ऊपर से, लाल दरवाजा क्रॉस करके ब्रिज के ऊपर से चलते चलते आ रहा था, तो सबको पूछ रहा था कि गुजरात कॉलेज कहाँ है, गुजरात कॉलेज कहाँ है। और वहां से मैं जब गुजरात कॉलेज पहुंचा तो ऐसा लगा कि जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, मैं किसी नए शहर में आ गया हूं। वहां पर कॉलेज के 3 साल खत्म हुए, कई अच्छे दोस्त मिले, विवेक मिला, जिगर मिला, मौलिस मिला। इन लोगों के साथ एक कॉलेज में जो पढ़ाई की उसकी एक अलग सी स्मृतियाँ है जिसकी मैं चर्चा नहीं करता। लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद, छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद, आखिरकार किस्मत वहीं ले आई जहां हमें जाना था। वो दरवाजा मुझे आज भी याद है, पुरानी संदेशों का। जब पहली बार संदेश आया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं संदेश में नौकरी करूंगा या एक दिन मैं संदेश की पहचान बन जाऊंगा या संदेश मेरी पहचान बन जाएगा। कुछ पता नहीं था क्या होने वाला था, नियति क्या कह रही थी मुझे नहीं पता था, लेकिन तय था कि पत्रकार बनना है और वो भी संदेश पेपर में। तो टाटा स्टील के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा, गए भी होंगे, मैं नहीं गया, लेकिन मैंने सुना था बड़े बड़े मशीनें होते हैं, ये होता है, वो होता है, जो भी मैंने विवरण सुना था। संदेश में जिस दिन मैं पहली बार गया तो मुझे ऐसा लगा, माय गॉड, अखबार इस तरह से निकलता है, इतने भी बड़े मशीन होते हैं। संदेश के पास इतनी हाईटेक मशीनरी उस वक्त हुआ करती थी, आज भी होगी, लेकिन उस वक्त की जो मशीनरी थी मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखी थी। मैं गया था नौकरी मांगने के लिए, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके कैसे भी कहा, मुझे देखना था कि अखबार कैसे निकलता है। वो जो गेटकीपर थे वो भी बड़े अच्छे आए थे, तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी और मैंने हल्के से वो मशीन डिपार्टमेंट में एक नज़र लगा ली कि अखबार कैसे निकलता है। और मन ही में सोचा कि यार सुजल, एक दिन जो आप लिखोगे इन्हीं मशीनों के जरिए पाठकों तक पहुंचेगा। वो कल्पना क्या थी मैं बयान नहीं कर सकता। नौकरी तो मिल गई, लेकिन एक सबक के साथ मिली थी। जिंदगी में अगर आप कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं, वो मेरी निगाह से बहुत आसान है। मुश्किल तो तब होती है उस मुकाम पे टिके रहना, क्योंकि एक जगह पे जब आप पहुंच जाते तो वो जगह पे आने के लिए कई लोग प्रयास कर रहे होते हैं। जो पुराने लोग होते हैं वो हमेशा, हम लोग सही थे, आप गलत थे, आप गलत कर रहे हैं, हमें वापस आना चाहिए, इन्हें हटाना चाहिए, वगैरह वगैरह, कई मुसीबतें हर क्षेत्र में आती है। तो ये सब मुसीबतों का मेरे साथ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब पहले दिन मैं संदेश में गया, ओ माय गॉड, जिन जिन लोगों को मैं अखबारों में पढ़ता था, इतने सीजन प्लेयर सारे। मैं वनडे टीम का 12वें क्रमांक का एक खिलाड़ी था, मनोज कारिया, कितने नॉलेजेबल। मतलब हाईकोर्ट में वो रिपोर्टिंग करते थे, धड़ाधड़ अंग्रेजी के जो पन्ने आते थे हाईकोर्ट के जजमेंट के, वो पढ़ते थे और उसका गुजराती में अनुवाद करके एक खबर के रूप में तुरंत पेश कर देते थे। विपिन कुमार शाह, सो सीनियर, शहर की सरगम उनकी संदेश अखबार में मैं पढ़ता रहता था, उनके नाम से आती थी। जब पढ़ते थे तो हमें ये लगता था कि यार ये आदमी कितना अच्छा लिखते हैं। अहमदाबाद हमारा इतना खूबसूरत है, हमें विपिन कुमार की कलम से पता चला था। वो मेरे सामने खड़े थे, जब मुझे पता चला कि मैं विपिन कुमार शाह के सामने था, आई वॉज टोटली स्पीचलेस। जयसु कुमार साहब, मैं उनके नाम लेते वक्त भी ये टच करता हूं, ईश्वर अभी उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि वो जो सचिवालय में रिपोर्टिंग करते थे तो सारे मंत्रियों की जान अटकती थी कि जयसुख भाई आज सचिवालय में होके निकले, पता नहीं किसकी बैंड बजेगी। इतना खुफिया तरीके से इतनी बेहतरीन स्टोरियां लिखते थे। संदेश में उनके लिए बैठने की एक अलग सी व्यवस्था थी और वो किसी का भी दखल अपने काम में पसंद नहीं करते थे। वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किसी का हस्तक्षेप नहीं पसंद करते थे, और ना ही वो किसके वहां करते थे, और बेहतरीन तरीके से अपनी पत्रकारिता करते थे। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला था मुझे। और जब मुझे पता चला ये जयसु कुमार शाह है, जो मेरे कोच रह चुके हैं, जो मेरे सीनियर थे, भरत लखतरिया, गजब की उनके पास नॉलेज थी क्राइम की।
LLM किए हुए थे और इतनी नॉलेज थी। मैंने पहली बार देखा था जो क्राइम की घटना घटती थी तो कैसे घटी थी, नहीं वो आईपीसी की कौन कौन सी धारा है उसके बारे में पूछा कर लेते थे। वो पुलिस से कैसे, अच्छा कौन सी धारा लगाई है, पुलिस वाला कहता था 332 लगाई है, 396 लगाई है, 394 लगाई है, 397 लगाई, वो तुरंत समझ लेते थे अच्छा ये लूट हुई है, हमले के साथ लूट हुई है, अच्छा सरकारी कर्मचारी के ऊपर हमला हुआ है, 332 इसलिए लगी है, 394 ऐसे लूट हो चुकी है, 395 अच्छा 5 से ज्यादा लोग थे। मतलब आईपीसी मतलब उनके मुंह में थी। मैंने जहां तक लॉ के बारे में पढ़ा था तो मैंने केटीएस गिल के बारे में सुना था, सॉरी केटीएस तुलसी के बारे में सुना था, राम जेठमलानी के बारे में सुना था कि आईपीएस को उन लोगों ने जूस बना के पी लिया था। उनके मुंह में रहती थी कौन सी धारा कब बनी, किसने बनाई, इसमें क्या सजा का प्रावधान है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन भरत लखतेरिया को मिलने के बाद मुझे पता चला कि तीसरा व्यक्ति भी इस दुनिया में है जो आईपीसी बखूबी जानता है। उनके साथ मेरा प्रशिक्षण हुआ, उन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया, मुझे अच्छी तरह से तैयार किया और एक सफर चल पड़ा। लेकिन उस वक्त एक दुविधा थी दोस्तों। आप अखबार में जो मुझे पढ़ते थे, मैं इतना अच्छा पहले नहीं लिख पाया था। जब मैं शुरू में गया था तो हमारे एडिटर हुआ करते थे पद्मकांत त्रिवेदी, बड़े सख्त, चेहरे पे हमेशा फौजी गुस्सा रखते थे। वैसे दिल के बड़े अच्छे थे, चेहरा ही उनका फौजी गुस्से वाला था, दिल के बड़े मोम थे। पर वो हमेशा देखते थे कि अच्छा ये नया लड़का है, उसको और सिखाना है। मुझे ऐसा लग रहा था ये मुझे टारगेट कर रहे, मुझे ज्यादा काम करवा रहे हैं मुझसे। तो मुझे बोलते अच्छा ये लिख लो, अच्छा ये खबर बना के दे दो। अरे बाप रे, मेरे लिए तो ऐसा लगता था मैं यार एवरेस्ट चढ़ जाऊं, लेकिन ये खबर कैसे लिखूंगा। पर इसके बिना हमारा यहां से निकल नहीं पाते थे आप। और यही है हमारे जीवन की शुरुआत थी। मैं बड़ा परेशान हो जाता, कभी कभी मैं आज कैमरे के सामने बोलता हूं, मैं लिटरली उनसे छिपता फिरता था। कभी मैं मनोज को अपना कवर बना लेता था, मेरे सीनियर है मनोज कारिया को मैं कवर बना लेता था। विपिन कुमार साहब वैसे भी कवर के लायक थे, अच्छी खासी भगवान की दया से उनकी सेहत थी, तो इनके पीछे छुप जाता था। पर मैंने कहा ये छुपने वाली सिस्टम कब तक चलेगी, आखिर किसी न किसी दिन तो वो अपने काम से फ्री होकर मुझे ढूंढ ही लेंगे। मैं बड़ा परेशान हो गया था। उस वक्त जीवन में एक बदलाव आया। संदेश के जो मालिक थे है फाल्गुन भाई पटेल, उनके रिश्ते में समीर शाह हुआ करते थे। मैं आज ऑनेस्टली बोलता हूं, अगर समीर शाह नहीं होते तो सुजल दवे कभी पत्रकार नहीं बन पाता। अगर महादेव के बाद इस बंदे के ऊपर किसी की कृपा रही है तो फाल्गुन भाई और समीर शाह की। और समीर शाह ने सबसे पहले मुझे रेस का घोड़ा है ऐसा आइडेंटिफाइड करके रेस में उतारा था। मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन दाव लगा दिया था समीर भाई ने कि तू एक दिन कुछ करेगा दोस्त। हम आयु के थे हम लोग, फिर भी मैं बड़ा परेशान हो गया था। मुझे लग रहा था इस आदमी ने मुझे बड़ी उम्मीद के साथ यहां रखा हुआ है, मेरा सिलेक्शन किया है, मैं अखबार में कोई योगदान नहीं दे रहा हूं। और मेरी घर की माली हालात भी कुछ ठीक नहीं थी। तो दिन परेशान होकर मैं उनके पास चला गया। मैं कहा यार सब मुझसे नहीं होगा, ये पत्रकारिता ठीक है, मतलब मैं खोजी पत्रकारिता कर सकता हूं, मैं खबरें निकाल लाता हूं, वो सब ठीक है, मैं सीख लूंगा, कर भी लूंगा। यार लिखने का जो झंझट है ना, ये अपने से वही नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से सुना। हम आए थे, हम नौजवान थे, 24-25 साल के लड़के थे, शायद 1-2 साल मुझसे छोटे ही थे, लेकिन भैया मैंने उनमें वो पेशेंस देखा है। इतने आराम से उन्होंने मुझे न बल्कि सुना, मुझे समझा, और समझने के बाद एक लाइन उन्होंने कही जिसने मेरा जीवन बदल दिया। मैं आज वो लाइन आपसे साझा कर रहा हूं। समीर शाह ने मुझे कहा था, सुजल जब मैं इस कुर्सी पे बैठा और मैं संदेश में जो मेरा काम है संभाल रहा था, तो पहले दिन मुझे कुछ नहीं आता था, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। फाल्गुन पटेल भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने अपने तरीके से मुझे वक्त दिया और उस वक्त का मैंने फायदा उठा के उस वक्त में मैंने अपने आप को अपने काम के लायक सक्षम बना लिया। मैं सीख गया।
कोई अपनी मां के पेट से सीख के नहीं आता है सुजल। तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की तुम्हारी तैयारी नहीं है, ये बड़ी शर्म की बात है। अगर मुझे वाकई तुम्हें जिताना है तो पहले लड़ो और फिर हारो। बिना लड़े हार कर यहां से निकल जाओगे तो शायद तुम्हारे बाद में किसी का जीवन नहीं बना पाऊंगा, मैं किसी के लिए दांव नहीं लगा पाऊंगा। मैं समझ गया कि मामला भैया आने वाली पीढ़ियों पर लग गया है। अगर सुजल आज तू हारा तो आने वाली नस्लें तुझे यार माफ नहीं करेगी। मैंने अपने मन से तय कर लिया उसी दिन, और मैंने उन्हें कहा था कि सर एक दिन देखना, जिन ऑर्थरों को आप अखबार में या किताबों में पढ़ते ना, मैं वादा करता हूं एक दिन वो मेरे नाम से आपको शुभकामनाएं देंगे, आपको बधाई देंगे। और मैं गया। संदेश में सीखने की जो व्यवस्था है, मैंने किसी भी मीडिया हाउस में इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी। संदेश का मैनेजमेंट अगर कोई सीखना चाहता है तो सीखने के पैसे देता है कि यार भाई ठीक है, तुम्हारी पगार है, तुम्हें काम करना है, ठीक है, तुम सीख रहे हो ना, ओके आई विल पे यू, लेकिन सीखो। ऊपर वाले ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, उन हाथों को दूसरों के आगे फैलाने से अच्छा है कि अपने हिस्से की रोटी इस जमीन को फाड़ के निकाल, सीख, अपना हुनर बाल ला। ये संदेश में था, और संदेश ने मुझे सीखने का मौका दिया। मैंने ईमानदारी से जाके मेरे संपादक पद्मकांत त्रिवेदी को कह दिया, भाई मैं सीखने वाला हूं, तुम्हें जिस तरह की रिपोर्टिंग चाहिए या राइटिंग चाहिए, स्किल चाहिए, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं डेवलप कर लूंगा। पद्मकांत त्रिवेदी बहुत अच्छे थे, वो जानते थे कि ये शुरुआत ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन संदेश को जो फ्लेवर चाहिए, संदेश की जो आइडेंटिफिकेशन है, वो टच नहीं दे पा रहा है ये बंदा। तो उन्होंने मुझे वक्त दिया कि ठीक है, टेक योर टाइम। और मैंने कहा ना, संदेश में वो व्यवस्था थी। संदेश जिस दिन पहली बार निकला था, अखबार का पहला एडिशन था, उस दिन से लेके आज तक की संदेश के पास काफी एक लाइब्रेरी के स्वरूप में वहां पर है। मैं वहां पहुंच गया, मैं वहां 8-8, 10-10 घंटे बिताने लगा। मेरे पहले जो पत्रकार थे वो कैसे लिखते थे, हत्या की ये घटना थी, 10 साल पहले संदेश किस तरह से कवर करता था, 5 साल पहले किस तरह से कवर करता था, इस वक्त किस तरह से कवर कर रहा है, किस तरह से घटनाओं को मोड़ दिया जाता था, कहां पत्रकार अपने आप को रोक रहे थे। मैंने लोगों को पढ़ना शुरू किया। संदेश में मेरे से पहले कई लोग काम करके गए थे, मैंने सबको पढ़ना शुरू किया। सबको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में, आप एक टिप बीच में दे देता हूं, जब आप बहुत कोई ऐसा आपको कहता है ना कि मैं आपको लिखना सिखा दूंगा, आप समझ लीजिए वो आपको छल कर रहा है आपके साथ। लिखना कोई किसी को सिखा नहीं सकता दोस्तों, लिखना आपको खुद ब खुद सीखना पड़ेगा, और सीखने का एक ही तरीका है, आप पढ़ते जाओ। आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा लिख पाओगे। यहां तक कि एक वक्त था जब मैं भवन स्कूल में कॉलेज में पढ़ाने जाता था, तो भावी पत्रकारों को मैं हमेशा ये कहता था कि पढ़ना पत्रकार के लिए खाद के समान है। वो जितना पढ़ेगा उसकी फसल उतनी अच्छी होगी, वो उतना अच्छा लिख पाएगा। तो इतना मैंने पढ़ लिया कि मेरे दिमाग में इतने सारे वर्ड्स इकट्ठा हो गए थे कि उसे निकलना था, और निकलने के लिए मेरे हाथ में पेन का होना जरूरी था, और जो वर्ड्स थे वो पेन के जरिए मेरे कागज पे आने थे, और मैंने लिखना शुरू किया दोस्तों। 1, 2, 3 दिन के बाद मुझे पद्मकांत त्रिवेदी ने बुलाया, और मैं बड़ा खुश हुआ था। उन्होंने खाली ये कहा कि सुजल, यहां पर मैं बैठा हूं, पत्रकार जो होते, जो लिखते, संदेश के फ्लेवर के हिसाब से अगर नहीं लिखा है, संदेश के का टच उसमें नहीं आ रहा है, तो उसको मैं रिराइट कर लेता हूं। ये मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन तुम्हें जानकर खुशी होगी, तो हैवी वेट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी जितनी भी न्यूज रिपोर्ट आती है, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके जो टाइटल होते हैं ना, उसको मैं टच नहीं करता हूं। इट्स अ गुड। वो मैं समझ गया, और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और संदेश एक 10 साल की बहुत अच्छी यात्रा रही संदेश में। और ईमानदारी से अगर कुछ बोलना पड़े तो संदेश के मालिक फाल्गुन भाई पटेल, मैं उनके बारे में जब कुछ बयां करना होता है तो मैं स्पीचलेस हो जाता हूं। उन्होंने इतनी फ्रीडम दी मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर
भगवान ने चाहा मैंने अपना अखबार खोल लिया या अपनी टीवी चैनल खोल ली, तो वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा जो फाल्गुन भाई ने संदेश में मुझसे करवाया। इतनी फ्रीडम, मैं क्या कर रहा हूं, किस स्टोरी पे काम कर रहा हूं, कितने दिन कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पूछ रहे। वो उन्हें पता था कि मैं जो करूंगा टॉक ऑफ द टाउन हो जाएगा, संदेश चर्चा में आ जाएगा। मेरे सहयोगी रह चुके मनोज कारिया, क्या सहयोग दिया है उन्होंने। मैं आज देखता हूं कि आज उस ट्यूनिंग की जोड़ियां आज अखबार में नहीं है दोस्तों, कंपटीशन है, सहयोग नहीं है। मनोज कारिया क्या सहयोग देते हैं, अच्छा सुजल इस स्टोरी पे आप काम कर रहे हो, तुम्हें 2-3 दिन कम से कम इसमें लगने वाले, ठीक है, तुम्हारी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं देख लूंगा, आप इस पे अच्छा फोकस कीजिए। इतना अच्छा तरीके से मनोज कारिया मुझे सहयोग कर रहे थे। फाल्गुन भाई पटेल इतनी फ्रीडम दे रखी थी, वो हम कभी कभी मुझे बोल रहे थे, यार मैं 1-2 बजे रात को सोने वाला बंदा 6:30-7 बजे जब मेरे मोबाइल की रिंग बजती है ना, तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ आज सुजल ने कुछ लिखा है। आज सुजल ने ऐसा कुछ लिखा है कि शहर में अभी टॉक ऑफ द टाउन हो चुका है, और मैं परेशान हो जाता हूं। और फिर पता, अच्छा क्राइम रिपोर्टिंग हम करते थे, आला अफसरों के साथ जो भी पुलिस विभाग की गोपनीय बातें होती थी उसको हम ले आते थे, जिससे सिस्टम में असर हो रहा था। लूज पॉइंट जो थे, कई हम लोगों ने पत्रकारिता में कई ऐसे अवसर हमारे पास आए, कई चैलेंजिंग जॉब आए, जैसे हरिन पंड्या, अक्षरधाम जब हुआ था तो उसमें हम थे। पत्रकारिता की अच्छे अच्छे पुलिस अफसरों से पहचान हुई, आरबी ब्रह्मभट्ट उसका उदाहरण है इस वक्त। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद अब पता चला कि अब जीवन में पत्रकारिता शायद छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, 11 साल की एक संदेश के साथ यात्रा रही, बहुत कुछ संदेश ने दिया। आप ये मानिए कि जब मैं संदेश में आया तो एक छोटा सा आम आदमी सुजल करके एक लड़का था, लेकिन सुजल दवे को सुजल दवे बनाया संदेश ने। एक पहचान के साथ संदेश से मैं रुखसत हो रहा था। संयोग हो जाते हैं, संजोग हो जाते हैं कि आप न चाहते हुए भी कभी कभी अपनों से, सहयोगियों से बिछड़ जाते हैं। वही वक्त था जब संदेश से रुखसत ली। जिस दिन संदेश से रुखसत लेके अपनी घर की ओर आ रहा था, तब मैंने मन ही मन सोच लिया था कि पास्ट में जब दूसरे अखबार जो संदेश के कॉम्पिटिटर थे वो अच्छी सैलरी, कम काम वगैरह अपॉर्चुनिटी ऑफर करते थे हमें, उस टाइम पे फाल्गुन भाई पटेल ने किसी दिन हमसे पूछा था कि क्या करेगा। मैं कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, क्योंकि सुजल दवे को सुजल दवे फाल्गुन पटेल ने बनाया है। तो कहा था पत्रकारिता करेंगे तो आपके साथ ही करेंगे। तो संदेश से वहां वापस आते आते सोच लिया कि भैया पत्रकारिता खत्म हो गई, अब नहीं करना है, और कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन करनी की, अदानी। एक नई यात्रा। जब अदानी ज्वाइन की और मेरा पोस्टिंग हुआ था MPSEZ मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमी जोन जिसे कहते हैं, उसमें कॉर्पोरेट अफेयर्स में मैं असिस्टेंट मैनेजर के रूप में वहाँ मेरा चयन हो गया था। पहली बार जब मैं मुंद्रा गया, पोर्ट को देखा, बड़ी बड़ी मशीनें, संदेश में जो मशीनें थी उससे भी बड़ी बड़ी मशीनें, QRC क्रेन, जो पूरे के पूरे जहाज में से सारी जो माल आता था उसे निकालती थी। बड़ा सेंसिटिव एरिया पोर्ट। मैं पहले दिन गया, मैं भैया यार ये मैं कहाँ गया, पता नहीं। वहां पर क्या था कि हम लोग जो जिस दिन हमारी जो अपॉइंटमेंट होती थी, तो 2-4-5 दिन के बाद, जैसे मेरी अपॉइंटमेंट 1 तारीख को हुई, तो 1 तारीख को मेरे साथ जिन्होंने MPSEZ को ज्वाइन किया है वो सारे को इकट्ठा करके, ऐसे 10-15 एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके 1 हफ्ते के बाद हमें हॉल में ले जाया कर जाता था, ताकि कंपनी के बारे में हम जान सके और हमारे बारे में कंपनी जान सके। तो सब लोग इकट्ठा हो गए। हफ्ते के बाद 10-12 लोग थे, नए नए एम्प्लॉयज, मैं भी नया था तो मैं भी गया था वहां पर। तो एक दूसरे से हमारी पहचान हो रही थी। सब जो ज्वाइन कर रहा था एम्प्लॉयज, वो सबसे पहले कंपनी क्या है वो सुनता 2-3-4 घंटे तक।
फिर उसे अपनी पहचान बतानी पड़ती कि मैं पहले क्या था और अब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ क्या करूँगा। सब लोग अपने अपना बता रहे थे और जब मैं मंच पे गया और मैंने कहा मैं सुजल दवे, मैं संदेश में 11 साल क्राइम रिपोर्टिंग करता था, तो पिन ड्रॉप साइलेंस। सब लोग देख रहे थे। मुझे एक सेंटेंस बोलना पड़ा, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, क्राइम नहीं करता था। तब जाके मामला कुछ जमा। पर 1.25 साल 1.5 साल जैसा कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं यार अपने बंदे अपने पत्रकारिता के ठीक है, हमारा तो क्या है कि कम सैलरी हो तो चल जाता है, लेकिन मतलब कुछ चेंज हो गया, हमने कुछ आर्टिकल लिख लिया, सिस्टम में जो लूज पॉइंट लिया, प्रशासन हो या शासन हो, उसको उसमें बदलाव करना पड़ा। और दूसरे दिन जो बदलाव की तस्वीरें हमारे सामने आती थी, यार हमारा नाश्ता हो गया, हम बड़े खुश हो जाते थे। हमारा सेटिस्फेक्शन गाड़ियों में नहीं था, अच्छे घरों में नहीं था, अच्छे कपड़ों में नहीं था, हमारा सेटिस्फेक्शन तो बदलाव में था। ये मैंने अदानी में महसूस किया कि ये साले अपने जीवन में कमियां, भाई छोड़ो अपने कॉर्पोरेट कल्चर। जब मैंने अदानी छोड़ना था तो मेरे सीनियर्स थे, कई लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत समझाया। मुझे पता है, चलो ये गलत ही निर्णय सही, पर मैं वापस जाऊंगा। और मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद 2011 के अंत की बात कर रहा हूं मैं, तब पत्रकारिता बहुत कुछ बदल चुकी थी। आप चाहे तो मुझे टीवी मीडिया के दूसरे पीढ़ी का आदमी कह सकती है कि मैं दूसरी पीढ़ी का आदमी हूं। जब टीवी मीडिया भारत में आया, 98-99 की बात कर रहा हूं, तब मैं अखबार में संदेश में था और टीवी मीडिया उफान पर आया 2011 में, दूसरी पीढ़ी तैयार होकर भर्ती हो रही थी। तब मैंने GTPL ज्वाइन किया, एडिटर के रूप में मुझे सिलेक्ट किया गया था और सूरत में मेरी पोस्टिंग हुई। 7 साल सूरत में पोस्टिंग मेरी रही। मैं 2017 तक सूरत में रहा, वहां पर संपादक के रूप में सेवा दी। अहमदाबाद आया, निर्माण चैनल को भी हेड किया। फिर मैंने कहा कि एक यात्रा आपकी, आप चाहो ना चाहो, किसी न किसी कारण से के वश वो रुक जाती है। वहां पर GTPL के साथ भी रुक गई और इंडिया न्यूज को मैं हेड करने लगा। जब इंडिया न्यूज को मैं हेड कर रहा था तो ये जो स्त्री खराब ना होने वाली जो सिस्टम है ना, 4 बंदों को बिठा दिया, किसी मुद्दे को ले लिया, इसने बोला उसने बोला, ये मारा वो मारा, हर हर बोले, जिसे आप डिबेट कहते हैं, अब वो करने की बात आई थी। क्योंकि एज ए हेड चैनल को एक मुकाम पे ले जाना था, तो मैनेजमेंट की ऐसी इच्छा थी कि ये पब्लिक का चैनल हो, जनता के जो मुद्दे हैं वो किसी चैनल में नहीं दिखाए जाते, जनता के मुद्दे तक ही सीमित रह जाते, सरकार तक नहीं जाती। और चैनल का काम क्या होता है, पत्रकार का काम क्या होता है कि जो जनता और सरकार के बीच में वो ब्रिज बन जाता है। जनता की जो समस्या है वो पत्रकार बड़ी अच्छी परिभाषा में सरकार तक पहुंचाता है, सरकार उस विचार विमर्श करके उस समस्या को सुलझाती है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि जब मैं डिबेट कर रहा था उसके पहले मैंने कभी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग नहीं की। आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा क्राइम रिपोर्टिंग करने वाला बंदा, मैं संपादक के रूप में रहा तो भी मैंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की थी। मैं देख लगा ठीक है, भारत की राजनीति अपने अपने हिसाब से चल रही है, पर जब आया तो मुझे फिर राजनीति को जानना, उसको बेहद करीबी से जानना, नेता के जो स्टेटमेंट आते थे उसका एनालिसिस करना, जनता पे इसकी क्या असर होगी, भारत की राजनीति में उस स्टेटमेंट का क्या महत्व है, भारत को आने वाले दिनों में इस स्टेटमेंट से क्या होगा, ये पूरा होगा नहीं होगा, इस पे काफी विचार विमर्श करने पड़ते थे और आखिरकार एक डिबेट शुरू की। पर ऐसा होता है कि भारत 2018 के अंत से 19 की शुरुआत तक उस दौर में आ गया था कि चुप रह के बर्बाद होने वालों से बोल के बर्बाद होने वालों की संख्या ज्यादा होने लगी थी और उस सूची में हमारा भी नाम आ गया। तो ठीक है, अचानक दिल्ली से फोन आ गया
कि मुझे और मेरी टीम को रुखसत होना है। बदलाव के लिए तैयार तो नहीं थे, लेकिन बदलाव था, स्वीकार तो करना पड़ता। मैं तैयार था, मेरी टीम नहीं। पर जब सेनापति जा रहा हो तो फिर सेना को भी पीछे पीछे तो चलना ही पड़ता है। सीमा जानी, महेश जानी, अजय गोस्वामी, महादेव दवे, सागर राव तो मेरे सीनियर थे, प्रेसिडेंट थे, पर वो बाद में। लेकिन सारी टीम को निकलना पड़ा और जीवन में एक अलग ही बदलाव आ गया। व्हाट्सएप पे आप लोग पढ़ते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप खलियल बातें ही लाता है, कभी कभी कोई काम की बातें भी लाते हैं। और समझो तो बहुत बड़ी बात है, ये वाकई बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है, जो व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग तक आई होगी कि वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। ये वो वक्त था जब सुजल दवे अकेला हो गया था। यहां तक कि सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए आपको किसने कहा था? जो भी वेलविसर थे वो ये नसीहत भी देते। मेरे प्रति उनकी सहानुभूति होगी, लेकिन इन शब्दों का भी मुझे सामना करना पड़ा। परिवार ने भी एक समय पे साथ छोड़ दिया था। यात्रा अकेले सी हो गई थी, आमदनी कुछ थी नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। बड़ा कठिन समय था। कठिन समय इसलिए होता है कि मैं अपने जीवन में पहले से जानता था कि लड़ाई अकेले ही लड़ी जाती है। दूसरों के भरोसे पे लड़ने वाले कभी जीत हासिल नहीं करते। लेकिन ये लड़ाई ऐसी लड़ाई थी कि चाहते न चाहते कई लोग मुझसे जुड़ चुके थे और उन्होंने बीच मैदान में साथ छोड़ दिया। और मेरा दुर्भाग्य ये था कि मुझे टिके रहना था। मुसीबतें बहुत आई, लेकिन मैंने अपने सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा। डिबेट के दौरान मैं इतना समझ गया था, भारत की राजनीति ने और नेता बाबुओं के भाषण ने मुझे इतना सिखा दिया था कि एवरीथिंग विल कम इन दिस वर्ल्ड विथ एक्सपायरी डेट। आज नहीं तो कल मैं इस दुनिया से जाऊंगा। मैंने टीवी के मंच के ऊपर ही अपने आप पता नहीं पर कब कमिटमेंट कर ली थी कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मैं झूठ के बोझ के तले नहीं जाऊंगा, मैं अपने सत्य के साथ जाऊंगा। और ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करूंगा कि मुझे अगर कोई जन्म दोबारा दे तो मुझे मेरी सच्चाई के साथ देना। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। ये बड़ी कठिन यात्रा होती है, पर मेरे लिए यही मेरी यात्रा थी, क्योंकि यही मेरी पहचान थी। जनाब, ये 2 साल 2019 से 2021 के बीच के जो 2 साल हैं, मेरे सहयोगी महादेव दवे कुछ समय मेरे साथ रहे थे। हम लोग सुबह सुबह में कभी कभी पड़ोसों की भी ऐसा न लगे कि हमारी जॉब नहीं है तो निकल जाते थे। शहर में किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और लोगों को आते जाते देखते थे। एक वक्त ऐसा आया था कि पैसे भी बहुत कम होने लगे हमारे। पूरे दिन चिंतन यही होता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार एक दिन दिल ने ही इसका जवाब दे दिया, ये यार सुजल, तू इतना सेल्फिश है कि अगर तेरे साथ नहीं होता तो क्या किसी और के साथ होता। साहब, मैं खड़ा हो गया, ठीक है। मैंने तब से लेके मेरी जो सच्चाई की यात्रा थी और मजबूती से पकड़ ली। पर कहते हैं कि अगर आप मुसीबतों के सामने डट के रहे तो बदलाव एक नए अवसर के साथ आते हैं, और मैंने एक नए अवसर को प्राप्त किया। के न्यूज ऑनर हेमेंद्र पटेल बहुत ही मजबूत आदमी, बहुत ही स्वतंत्रता देने में मानते थे।
उन्होंने पहले दिन कहा, सुजल तुम्हारे विचारों को मेरी टीवी स्क्रीन पर ले आओ, ये 2-4 आदमियों को बिठाओ, 2-4 प्रवक्ता को बिठाओ, किसी मुद्दे को लो, इसने टेबल तोड़ा, उसने कुर्सी तोड़ी, और जय राम जी की करके जो ये घंटे की डिबेट करते हैं लोग, या पहले आप भी करते थे, बंद कर दो। यू आर नॉट दैट टाइप। आपका एनालिसिस कुछ अलग है, और मैं अकेले ही उस पर डिबेट करने लगा। पर शायद पता नहीं, हो सकता है टीवी की स्क्रीन के साथ नाता खत्म सा हो गया हो, और आज ये जो कहानी सुना रहा हूं उसकी वजह बाहर है। कैंसर का ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। जब ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था तब मुझे पता चला कि मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, समय के साथ मेरा इलाज भी हो रहा है, लेकिन एक अंतर है। आज जब जॉबलेस घूम रहा था तो 2-3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें मैं फ्रंट पे नहीं लाता था, लेकिन वो मेरे कंधे पे हाथ रख के कह रहे थे ये दिन भी बीत जाएंगे। वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं थे, और मुझे पता था कि आज जो बदलाव आएगा शायद मुझे और आप लोगों को दूर कर देगा। अब मैं टीवी स्क्रीन का आदमी नहीं रहूंगा, पर बदलाव जरूरी था। मैंने पहले कहा कि बदलाव को जितनी सहजता से आप स्वीकार कर लेते हैं, आपका जीवन उतना ही सरल हो जाता है। मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया और मैं ऑपरेशन थिएटर में चला भी गया। ईश्वर की कृपा और आप लोगों का प्यार, बहुत अच्छी तरह से मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद मैंने कुछ समय सेवा भी दी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अब वो बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि दर्शक आज टीवी स्क्रीन पर सच नहीं ढूंढते। एंकर ने क्या कपड़ा पहना है, एंकर कैसा दिख रहा है, एंकर किस तरह से बोल रहा है, एंकर क्या बोल रहा है, वो देखने के लिए बैठते हैं। तो मैंने टीवी के साथ मेरी यात्रा फिर वहीं खत्म कर दी। मैं मायूस था। तब एक दिन मेरी बेटी ने मुझे सलाह दी कि पापा, अब कैसे हो वो देखने के लिए आपका व्यूअर्स टीवी पे नहीं आता, आप क्या बोल रहे हो वो देखने के लिए आता है, तो अपनी पत्रकारिता को चालू रखो। तब से दोस्तों एक स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा हूं। कब तक कर पाऊंगा पता नहीं, पर आखिरी सांस तक सच के साथ बोलने की कोशिश जरूर करूंगा। बहुत कुछ खोया है, अब खोने का कोई डर नहीं है, तो अब खुद में बदलाव लाने की कोई आवश्यकता भी नहीं। अब कुछ नहीं है जो लुभा पाए। सारा ऐश्वर्य हम देख चुके हैं, एक अच्छी सी लग्जरियस लाइफ भी देख चुके हैं, और उसमें कुछ नहीं है दोस्तों। आपका सच आपके साथ रहता है, और वो मेरे साथ है। आखिरकार जाना तो सबको खाली हाथ ही है, पर मैं अपने सच के साथ जाऊंगा। इसी उम्मीद से मैं स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा हूं। तो कोई खास नहीं, जीवन की यात्रा रही है, बहुत कुछ सीखा है। मेरे जीवन में मैंने कई लोग ऐसे देखे, वो कहते कि यार फल्ला मेरी जिंदगी में आया, मेरा जीवन तबाह हो गया, फल्ला मेरी जिंदगी में आया, मेरा जीवन अच्छा हो गया, इसने ये बदलाव कर दिया, उसने वो बदलाव कर लिया। मैं बड़े शान के साथ कहता हूं कि मेरे जीवन में जो भी आया वो अच्छा आया। मेरे जीवन में वो गुरु बन के आया, मुझे कुछ न कुछ सिखा के गया, संदेश में गया। चारों तरफ जितने भी सीनियर थे ज्ञान ही बांट रहे थे। जितनी मर्जी आप लूट लो उनसे, जितना सीखना चाहे सीख लो। और मैंने वही सीखा, मनोज कारिया से सीखा, पद्मकांत त्रिवेदी से सीखा, जयसुभाई शाह से सीखा, निर्भयता मैंने फाल्गुन भाई पटेल से सीखी, समझदारी मैंने समीर शाह से सीखी, राकेश व्यास बहुत ही अच्छे मेरे सहयोगी रहे, सुकेतु शाह बहुत अच्छे मेरे सहयोगी रहे, अपनापन उन लोगों से सीखा। मैंने मेरे कैमरामैन से बहुत कुछ सीखा। जब मैं जब जीटीपीएल सूरत में था तो हितेश चित्रोड़ा और हकीम मेरे कैमरामैन हुआ करते थे। वो बड़े क्रिएटिव आदमी थे दोनों।
हकीम हमारा बड़ा मजेदार आदमी, वैसे तो काम करता नहीं था, और जब करता था तो वही काम करता था, सिकंदर गाड़ी चलाता है तो फिर सिकंदर ही गाड़ी चलाता है। हकीम हमेशा मुझसे, मतलब वो डायरेक्टर बन जाता था और मैं उसका एक्टर। नहीं 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 सर, ठीक है, आपने ये नहीं किया, या इस तरह से नहीं, आप इस तरह से बोलिए। अलग अलग कैमरे के एंगल बनाता था वो बात मुझे इंडिया न्यूज़ में भी मिली। इंडिया न्यूज़ में मनीष दवे, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। जीटीपीएल में जब अहमदाबाद में आया तो बंटी डागर था, नीलेश मकवाणा, और सबसे अच्छे प्रफुल्ल ठक्कर। बहुत ही, उस व्यक्ति के बारे में मैं कुछ कहने की क्षमता में नहीं हूं। इतना उस व्यक्ति ने मुझे टीवी के बारे में सिखाया है कि स्क्रीन पे आपको किस तरह से बैठना है, आप कौन सी बात किस तरह से बोल रहे हो। बात का महत्व उसे पता हो ना हो, लेकिन वो मेरी रिदम से समझ जाता था कि ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो कहते थे आपको इस तरह से बोलना चाहिए था, इस चीज को दूसरी बार आप सुधार लीजिएगा। और प्रफुल्ल ठक्कर से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो बहुत कुछ लोगों के साथ सिखाया, और फिर से पूरी यात्रा में वाकई में निर्भयता से अगर मैं पत्रकारिता कर रहा हूं तो श्रेय जाता है फाल्गुन भाई पटेल को, कि उनके साथ मैंने निर्भयता सीखी है। मैं अपने सहयोगियों के साथ बड़े प्यार से आता हूं, तो जीटीपीएल के ऑनर कनक सिंह राणा को ये श्रेय जाता है कि वो कहते थे कि चपरासी को भी आप बड़े सम्मान के साथ बुलाइए, वो अपनी नौकरी कराए, आप अपनी नौकरी कीजिए। ये अपनापन मैंने सीखा। तो मेरे जीवन में सब लोग आए, अच्छे आए। आज जो कुछ भी हूँ, तो मेरे जीवन में जो आए हैं है या चले गए, उन लोगों के पास से जो शिक्षा मिली है उसके साथ हूँ। और जीवन की ये यात्रा पता नहीं कब खत्म होगी, पर जब भी खत्म होगी उससे पहले यात्रा के बारे में कुछ यादें यूट्यूब के तहखाने में छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन जब जा रहा हूँ तो अपनी पूरी इस यात्रा में हमारे पुलिस विभाग में मेरे बड़े भाई समान, मेरे एक अच्छे मित्र हुआ करते थे, अभी भी है। अभी बीएसएफ में एडिशनल डीजी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं जीएस मलिक साहब। वो हमेशा मुझे कहते थे, जिसके फलस्वरूप आज आपको ये कहानी सुनाने बैठा था। जब भी मुझे देखते थे मुझे कहते थे, उन्हीं की अदा में बोलने की कोशिश करता हूँ, सुजल भाई बच्चों को सुनाने लायक कहानियां छोड़ दिया। तो इन शॉर्ट, सो मस्ट गो ऑन। जमे रहिए। और आज की पीढ़ी के और आने वाली पीढ़ी के पत्रकारों को मैं कहूंगा कि देखिए, नौकरियां आती है, नौकरियां जाती है, उसके लिए अपनी पहचानें नहीं बदली जाती। पत्रकारिता को व्यवसाय नहीं, धर्म समझिए। और जिस दिन पत्रकार ने पत्रकारिता को व्यवसाय नहीं पर धर्म समझ लीजिए, तो याद रखिएगा, उस दिन एक नए भारत का निर्माण होगा। हम हो न हो, भारत होगा। नमस्कार।